तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और सहयोगी दल मिलने वाला है। कौन है ये सहयोगी दल और क्या उपचुनाव में भी साथ होगा या फिर 2027 के चुनाव की तैयारी है? आखिर इस नए सहयोगी दल से बीजेपी को क्या है फायदा और क्या सचमुच बीजेपी किसी और पार्टी को यहां फुटप्रिंट्स की जगह देगी? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण, असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के बीच का गठबंधन है, क्या वो सिर्फ वाटर टेस्ट किया जा रहा है या फिर सचमुच उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन बनने जा रहा है? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे कुशीनगर में नकली नोटों का कारोबार, जी हां, नकली नोट छापने का कारोबार कैसे बड़ा हो गया है और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगा। इसमें सियासी एंगल भी है क्योंकि इसमें सपा और कांग्रेस के नेताओं के जुड़े होने की खबरें आनी शुरू हुई। क्या है ये पूरा मामला, ये समझेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी उस एक नए दल की जो यूपी में एंट्री मारने को बेताब है। यह दल एनडीए का घटक है, यह दल एनडीए का सहयोगी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी समय से इस दल ने अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी यहां पर उसका फुटप्रिंट्स नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, जो कि एक क्षेत्रीय दल के तौर पर बिहार में मजबूत है और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के तौर पर उसके नेता जाने जाते हैं। जी हां, चिराग पासवान। और चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अपने दल के विस्तार के लिए जुटे हुए हैं। यहां उन्होंने अपना प्रभारी बनाया है, अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, दो सांसदों को यहां लगा दिया है और अब कह रहे हैं कि 2027 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले भी 10 उपचुनाव के लिए भी बात करेंगे, लेकिन 27 तो तय है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि आज वो प्रयागराज उतरे और उसके बाद कौशाम्बी गए। कौशाम्बी में उनकी पार्टी का सम्मेलन था, वहां उन्होंने खूब बोला है। लेकिन आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है और क्यों उनके लिए उत्तर प्रदेश इतना अहम है, हम बताएंगे। लेकिन पहले उनकी ये बात सुन लीजिए कि उनके क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी प्लान। भाई, ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर करने वाले हैं। हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या पूरा समर्थन हम लोगों का एनडीए को रहेगा, ये राज्य इकाई को इसका फैसला लेना है। जो फैसला राज्य इकाई भेजेगी उसके आधार पर ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे बातचीत करेगा। तो आपने सुन लिया, चिराग पासवान चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भी आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान पहले ऐसे बिहार के नेता या बिहार से जुड़ा हुआ दल है उनका जो उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारना चाहता है। इसके पहले मुकेश साहनी, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी, इन दोनों लोगों की पार्टियों ने भी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। यही नहीं, जेडीयू भी यहां पर अपना पांव पसारने को बेताब है और जेडीयू की तरफ से भी बकायदा उत्तर प्रदेश के प्रभारी नियुक्त होते रहे हैं। और ललन सिंह एक वक्त उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक्टिव थे जब जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। खैर, अब वो बीती बात हो गई। लेकिन चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में पांव पसारने का एक सियासी निहितार्थ है। बीजेपी को भी बहुत बुरा नहीं लगेगा अगर एलजेपी रामविलास पासवान, यानी कि उनकी पूरी पार्टी का जो नाम है एलजेपी रामविलास पासवान, क्योंकि ये 2 धड़ों में बढ़ चुका है। रामविलास पासवान के बेटे के जिम में ये नई पार्टी है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व करते हैं रामविलास पासवान की विरासत का। दरअसल बीजेपी एलजेपी रामविलास पासवान को इसलिए भी ले सकती है क्योंकि
रामविलास पासवान का जो पूरा फोकस है, यानी कि चिराग पासवान का, एलजेपी का, दरअसल वो पासी बिरादरी, पासवान वोट और पासी वोटों पर टिका है। और आप देखेंगे तो इस चुनाव में पासी वोटों ने बड़ी तादाद में बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। और जिस जगह पे उन्होंने अपनी मीटिंग रखी, पूरा प्रयागराज का इलाका, कौशाम्बी, जहां से इस बार बीजेपी न सिर्फ विधानसभा हारी है बल्कि पार्लियामेंट भी हारी है, वो इलाका समाजवादी पार्टी ने जीता है इंद्रजीत सरोज को अपने साथ जोड़कर। इंद्रजीत सरोज उसी पासी बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा अवध में पासियों की तादाद, पासी बिरादरी की तादाद बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में है। और ऐसे में बीजेपी को लग रहा होगा जरूर कि रामविलास पासवान की पार्टी को भी यहां पर एक्टिवेट किया जा सकता है। ये तो बीजेपी का नजरिया है। लेकिन ऐसे दौर में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिखरी है, तब चिराग पासवान को भी यह जरूर लग रहा है कि यह दौर आ गया है, यह वक्त आ गया है जब अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। क्योंकि बिहार में पासवान की एक छत्र राज्य वाली पार्टी है, पासी बिरादरी की एक छत्र राज्य वाली पार्टी, और इस बार रामविलास पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने इस वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन्हें लगता है कि बीजेपी से छिटका है, जो सपा की तरफ जा रहा है ये वोट, उसे वो अपने साथ ला सकते हैं और ये उनके लिए बहुत ही मुफीद वक्त है। क्योंकि बिहार में उन्होंने अपनी एक पहचान, उन्होंने अपनी अपना एक बड़ा जनाधार बना लिया है और अब वो उत्तर प्रदेश में पांव पसार रहे हैं। तो ये एक नया दल हो सकता है जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है कि 27 में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कोशिश तो इस उपचुनाव में भी है, लेकिन 27 में लड़ेंगे, तो आप मान लीजिए कि एक नए दल का उत्तर प्रदेश में नए दल की एंट्री हो रही है और वो नया दल है एलजेपी रामविलास पासवान। अब चिराग पासवान को देखना है कि वो कितने एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने पासी बिरादरी से आने वाले अपने सांसदों को यहाँ का प्रभारी बनाया है, यहाँ उन्हें काम पर लगा दिया है। शांभवी, जो कि अशोक चौधरी, जो कि इस वक्त जेडीयू के नेता हैं, उनकी बेटी हैं, और एलजेपी से वो समस्तीपुर से सांसद हैं, पासी बिरादरी से आती हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। ऐसे में नजर उत्तर प्रदेश पर रहेगी कि क्या सचमुच इस वोट बैंक को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें क्या मोदी के हनुमान उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए हनुमान साबित होते हैं या नहीं। बात हम चिराग पासवान की कर रहे थे। अब अगली खबर। इन दिनों बहुत तेज चर्चा है इस बात की कि 3 छोटे छोटे दल, हालांकि इनका वजूद अभी सियासी तौर पर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये चेहरे बड़े हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, या पल्लवी पटेल। इनका सियासी वजूद या सियासी जमीन बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये लगातार तीनों साथ आने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि पल्लवी पटेल की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आया है। 2024 के चुनाव में उन्होंने जरूर असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ साधा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव साथ मिलकर नहीं लड़ा था। उन्होंने मंच जरूर शेयर किया था, उन्होंने साथ आने की बात कही थी। लेकिन इन दिनों जब चंद्रशेखर आजाद रावण देश भर में एक दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने में जुटे हुए हैं, उन्हें लगता है कि उनका दलित और मुस्लिम समीकरण देश में काम आएगा, क्योंकि दलितों में एक चेतना, एक जागरूकता है और वो अपने अधिकारों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा सजग हैं और लगातार अपने अधिकारों को लेकर उतने ही मुखर और सड़क पर तक उतर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर को लग रहा है कि वो जोड़ सकते हैं। अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो वहां से बीएसपी को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ये सचमुच हो जाता है, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर बन गया चंद्रशेखर के साथ, तो बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए वो असदुद्दीन ओवैसी को साध रहे हैं। यूं तो असदुद्दीन ओवैसी का अपना कोई बहुत बड़ा वोट बैंक जिसे हम कह सकते हैं नहीं है, लेकिन ओवैसी के चाहने वाले बड़ी तादाद है। और अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर ये एक डेडली कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हालांकि अभी इस पर
बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस, सपा, ये सारे लोग मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े इस वक्त कह सकते हैं कि उनके पास चंक है। लेकिन पल्लवी पटेल, चूंकि इनका पूरा इलाका प्रयागराज और उसके आसपास का इलाका है, यूं तो कुर्मी वोटों की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कुर्मी, मुसलमान और दलितों में भी जाटव, ये समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। दोनों तरफ से बड़े नेताओं ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाई हमारे तरफ से प्रदेश अध्यक्ष इस मामले को देख रहे हैं, वो तय करेंगे। और यही बात चंद्रशेखर आजाद रावण के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी आज कही। सुन लीजिए दोनों के बयान, आपको लग जाएगा कि फिलहाल ये वाटर टेस्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से तय हो गया है, लेकिन ये लग रहा है कि इस दिशा में एक वाटर टेस्ट किया जा रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन नजर इस मामले में रहेगी पल्लवी पटेल पर। दरअसल पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन से बाहर है, चाहती थी इंडिया गठबंधन में रहना। पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब है। माना जाता है कि बेशक अनुप्रिया पटेल एनडीए में हो, लेकिन पल्लवी पटेल सिर्फ इसलिए बाहर हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के शीर्ष नेताओं से की करीबी हैं और वो एनडीए में बहुत समय से हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल की तरफ से अभी तक इस गठबंधन को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है, मगर अगर ये गठबंधन बनता है और अगर मजबूती से बनता है तो शायद वो भी इसका हिस्सा जरूर रहेंगी। लेकिन पल्लवी पटेल की तरफ से इस चुनाव के बाद से अभी तक उनके आगे का रुख क्या है, आगे किस तरफ वो जाएंगी, ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इन 10 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जल्द ही कोई फैसला हो सकता है। इन तीनों नेताओं के बीच ऐसा कहा जा रहा है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। और आखिर में आपको चलते चलते ये बताते हैं कि कुशीनगर में जो नकली नोट छापने का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसे कुशीनगर पुलिस ने पकड़ा है और जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा की तो का नकली नोट, प्रिंटर, स्कैनर सब कुछ पकड़ लिया गया। 11 लोग इसमें पकड़े गए हैं और इसमें 2 समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया इस खबर को लेकर के, लेकिन उनके साथ एक शख्स की तस्वीर है जिसका नाम औरंगजेब है और उसे लेकर खूब सियासी हल्ला मचा हुआ है। 2 समाजवादी पार्टी के जो संगठन के नाम हैं, जिसमें एक रफीक हैं और एक नौशाद हैं, ये 2 नाम ऐसे हैं जो कि 2 उनके आनुषंगिक संगठन, जिसमें लोहिया वाहिनी और दूसरा उनकी जो सांस्कृतिक सभा है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऐसे 2 बड़े अहम सांगठनिक पदों के लोगों के नाम इसमें आए हैं। एक का नाम तो बाकायदा पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में भी लिख करके दिया है। अब नई बात यह है कि इसमें इस मामले को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है। जी हां, एनआईए जो कि टेरर फंडिंग और इन तमाम ऐसे चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है, अब एनआईए कुशीनगर आने वाली है। उसे इस केस को सौंप दिया गया है और जल्द ही इस मामले का बड़ा खुलासा हो सकता है। इसलिए क्योंकि अभी कुछ हफ्तों के भीतर उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर ये नकली नोट छापने का भंडाफोड़ हुआ है। प्रयागराज के एक मदरसे में, जिसे सील कर दिया गया है अब, और उस मदरसे के भीतर बाकायदा प्रिंटर और नोट छापने की मशीन और बहुत सारे लाखों की तादाद में नोट मिले थे नकली, और कुछ वैसा ही कुशीनगर में भी मिला है। और कुशीनगर का कनेक्शन बताया जा रहा है कि उस मदरसे से भी है इस कांड का, और नेपाल और बिहार में खपाने की इनकी पूरी तैयारी भी है। खैर, अब देखना यह है कि इस मामले को जब एनआईए हाथ में ले रही है तो किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क, नकली नोट छापने का ये पूरा नेटवर्क सामने आता है और क्या सचमुच ये ध्वस्त हो पाता है या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।